ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट ने जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया को सतर्क किया है। रिपोर्ट के अनुसार अगर साल 2050 तक वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया तो करीब 3 अरब 79 करोड़ लोग अत्यधिक गर्मी और हीट स्ट्रेस जैसी स्थिति में जीवन जीने को मजबूर होंगे। इसका सबसे गंभीर असर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और नाइजीरिया जैसे देशों में देखने को मिलेगा, जहां पहले से ही संसाधनों की कमी है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पेरिस एग्रीमेंट में तय 1.5 डिग्री के लक्ष्य को पार करते ही गर्मी का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा, जिससे स्वास्थ्य, कामकाजी क्षमता और जीवन स्तर पर सीधा असर पड़ेगा। महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक राजनीतिक घटनाक्रम के तहत सुनेत्रा पवार ने राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर नई जिम्मेदारी संभाल ली है और इसके साथ ही वो महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बन गई हैं। राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हाल ही में हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद एनसीपी विधायक दल ने सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार को अपना नेता चुना था, जिसके बाद उन्होंने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का फैसला किया। उनके इस कदम को राजनीतिक स्थिरता और महिला नेतृत्व के लिहाज से अहम माना जा रहा है। ग्लोबल बुलियन मार्केट में ऐतिहासिक बिकवाली देखने को मिली है, जहां चांदी की कीमतों में 30% से ज्यादा और सोने में 10% से अधिक की तेज गिरावट दर्ज की गई है। एमसीएक्स पर चांदी अपने हालिया रिकॉर्ड हाई से 32-34% तक फिसल गई, जिसे अब तक की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट माना जा रहा है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोमेक्स सिल्वर भी भारी दबाव में रहा। इस अचानक आई गिरावट से एक ही ट्रेडिंग सेशन में करीब 4.7 लाख करोड़ डॉलर यानी लगभग 400 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू खत्म हो गई, जो भारत की सालाना जीडीपी के बराबर मानी जा रही है। बाजार विशेषज्ञ इसे सामान्य करेक्शन नहीं बल्कि बुलियन सेक्टर का बड़ा रीप्राइसिंग इवेंट बता रहे हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में निवेशकों की रणनीति पर साफ दिख सकता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुए प्रदर्शन और उससे जुड़ी गंभीर स्थिति की जांच अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए करेगी, जिसकी पुष्टि केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने की है। हाल ही में झारखंड में एक प्रवासी मजदूर की मौत के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी थी, जिसके चलते कई दिनों तक विरोध और अव्यवस्था देखी गई। इस पूरे मामले को लेकर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एनआईए जांच के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे घटना से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष और गहन जांच हो सकेगी। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए कई जिलों में एवलांच को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे जिलों में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण पर विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है और जरूरत पड़ने पर अस्थायी रोक भी लगाई जा सकती है। आपदा प्रबंधन विभाग ने ट्रैकर्स और पर्वतारोहियों से मौसम और प्रशासन की एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने की अपील की है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। केंद्रीय बजट से पहले पर्यटन उद्योग ने ग्रामीण पर्यटन पर विशेष ध्यान देने की मांग की है और उम्मीद जताई है कि सरकार इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण पर्यटन में रोजगार सृजन, लाकाई उद्यमिता और समावेशी आर्थिक विकास की बड़ी संभावनाएं हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की कमी अभी भी चुनौती बनी हुई है। उद्योग से जुड़े जानकारों को उम्मीद है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, सुरक्षा और प्रमोशन से जुड़े प्रस्तावों को शामिल कर ग्रामीण पर्यटन की असली क्षमता को सामने लाया जाएगा। बिहार सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 लागू करने का बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत सेमीकंडक्टर उद्योग लगाने वाली कंपनियों को ₹1 की टोकन राशि पर जमीन दी जाएगी। इस नीति के जरिए राज्य में करीब 25,000 करोड़ के निवेश और 2 लाख से ज्यादा रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की ओर से सब्सिडी, स्टैंप और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट, सिंगल विंडो सिस्टम और बुनियादी ढांचे की सुविधाएं भी दी जाएंगी, जिससे बिहार को आने वाले वर्षों में एक बड़े टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित किया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में झारखंड भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां देवघर के जसीडी स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया में युवाओं को एआई की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत 18 से 28 वर्ष के युवाओं को पढ़ाई, नौकरी और इंटरव्यू में एआई के उपयोग की जानकारी दी जा रही है, वो भी बिना कोडिंग की अनिवार्यता के। संस्थान का कहना है कि आने वाले समय में ट्रेनिंग की अवधि बढ़ाई जाएगी और विशेषज्ञ स्टाफ की तैनाती होगी, जिससे देवघर और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को तकनीक आधारित रोजगार के नए अवसर मिल सकें। आज़ादी के बाद से हिमाचल प्रदेश में रेल विस्तार को लेकर कई वादे हुए, लेकिन अब भी कई अहम परियोजनाएं कागजों और प्रक्रियाओं में अटकी हुई हैं। भानुपल्ली, बिलासपुर बेरी और बिलासपुर मनाली लेह जैसे सामरिक महत्व के रेल प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य को आगामी केंद्रीय बजट से बड़ी राहत की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि बजट, भूमि उपलब्धता और केंद्र राज्य समन्वय की कमी के चलते परियोजनाओं में देरी हो रही है, जबकि इनके पूरा होने से न सिर्फ पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी।
पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अगर राज्य में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो देश की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां और गंभीर हो सकती हैं। उन्होंने सीमा से जुड़ी स्थिति का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिससे हालात बिगड़ रहे हैं। शाह ने दावा किया कि अदालत ने भी इस मामले में स्पष्ट निर्देश दिए हैं और भाजपा की सरकार बनने पर सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। 173 सालों में भारतीय रेलवे ने भाप के इंजन से लेकर डीजल, बिजली और अब भविष्य की हाइड्रोजन तकनीक तक लंबा सफर तय किया है। जहां कभी ट्रेन छुक छुक की रफ्तार से चलती थी, वहीं आज वंदे भारत और तेजस जैसी आधुनिक ट्रेनों में 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और लग्जरी सुविधाएं मिल रही हैं। राजधानी, शताब्दी और हमसफर जैसी ट्रेनों ने यात्रा को तेज और आरामदायक बनाया, जबकि आने वाले बजट से रेलवे में और आधुनिक तकनीक, नई ट्रेनें और अपग्रेडेशन की उम्मीद की जा रही है। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश होने के बाद उसकी प्रमुख घोषणाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए भाजपा ने देशव्यापी प्रचार अभियान की तैयारी कर ली है। पार्टी 1 फरवरी से 15 फरवरी तक रील्स, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया कैंपेन, खुली चर्चाओं और सभाओं के जरिए बजट की खास बातों को गांव-गांव और चौपाल-चौपाल तक ले जाएगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री, सांसद और वरिष्ठ नेता अलग-अलग वर्गों से संवाद करेंगे ताकि बजट को विकसित भारत 2047 के रोड मैप के रूप में लोगों के सामने रखा जा सके। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन से आने वाले सेब पर आयात शुल्क 50% से घटाकर 20% किए जाने से बाजार में विदेशी सेब सस्ता हो गया है और स्थानीय बागवानों की चिंता बढ़ी है। बागवानी से जुड़े विशेषज्ञों और राज्य सरकार का कहना है कि इससे कीमतों पर दबाव पड़ेगा और हिमाचल के सेब को कड़ी प्रतिस्पर्धा झेलनी होगी। आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं और 15 फरवरी के बाद आयोग की पूरी बेंच चुनावी राज्यों का दौरा शुरू करेगी। ये टीम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के नेतृत्व में पहले असम और उसके बाद केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी जाएगी, जहां चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक दलों से बातचीत कर निष्पक्ष और सुचारू चुनाव सुनिश्चित करने पर फोकस रहेगा, जबकि चुनावों की औपचारिक घोषणा मार्च में होने की संभावना जताई जा रही है। फरीदाबाद में 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले का शुभारंभ उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किया, जहां उन्होंने कारीगरों को भारत की विरासत का सच्चा संरक्षक बताया। इस मौके पर मेला साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिससे पर्यटकों को स्टॉल, पार्किंग और अन्य सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। मेले में देश विदेश के कारीगर, कलाकार और शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं, जबकि लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की थीम के साथ ये आयोजन सांस्कृतिक पहचान के साथ रोजगार और व्यापार को भी बढ़ावा देगा। बिहार के गया शहर में बढ़ती आबादी, अतिक्रमण और वाहनों की संख्या के चलते ट्रैफिक जाम आम लोगों की बड़ी परेशानी बन गया है। 6 लेन पुल और शहर के मुख्य मार्गों पर अव्यवस्थित दुकानों, अवैध पार्किंग और कमजोर ट्रैफिक व्यवस्था के कारण घंटों जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे छात्र, मरीज और आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर निर्माण, स्थायी पार्किंग, अतिक्रमण हटाने और आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम लागू किए बिना इस समस्या से स्थायी राहत मिलना मुश्किल है। फोन टैपिंग से जुड़े मामले में विशेष जांच दल ने पूर्व मुख्यमंत्री KCR की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने एरावली स्थित आवास पर पूछताछ की मांग की थी। SIT ने साफ किया है कि आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज पते के आधार पर पूछताछ हैदराबाद स्थित नंदी नगर निवास पर ही होगी और इसके लिए रविवार दोपहर तय समय पर उपस्थित रहना होगा। इंदौर की भागीरथपुरा में दूषित और जहरीले पानी से जुड़ी गंभीर घटना अब संसद के उच्च सदन तक पहुंच गई है, जहां कर्नाटक के राज्यसभा सांसद ने इस मुद्दे को उठाया है। अब इस मामले पर इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन की रिपोर्ट राज्यसभा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के माध्यम से रखी जाएगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रभावितों की संख्या और वास्तविक कारणों को लेकर स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं की गई है, जबकि प्रशासन पाइपलाइन बदलने और नर्मदा जल आपूर्ति जैसे कदम उठाने की बात कर रहा है। बर्फबारी के बाद हिमाचल की पर्यटन नगरी मनाली में एक बार फिर सैलानियों की चहल पहल बढ़ गई है, जिससे लंबे समय बाद पर्यटन कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है। दिल्ली से मनाली के लिए वोल्वो बसों का संचालन दोबारा शुरू होने के साथ ही होटल बुकिंग की मांग भी बढ़ गई है। प्रशासन की ओर से सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है। वहीं पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी, जिससे स्थानीय लोगों को भी राहत मिलेगी। हैदराबाद के कोटी इलाके में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM के पास एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां नकद जमा करने पहुंचे एक व्यापारी के साथ बदमाशों द्वारा हमला और छीन झपटी की गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत जैसी स्थिति बन गई, जबकि व्यापारी को चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
तेलंगाना में फूड पॉइजनिंग के 2 अलग-अलग मामलों से हड़कंप मच गया। वनपार्थी जिले के कोठा स्थित बीसी इंटरमीडिएट गर्ल्स हॉस्टल में डिनर के बाद 32 छात्राएं अचानक पेट दर्द और उल्टी की शिकायत से बीमार पड़ गईं, जिन्हें पहले पीएचसी में प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। प्रशासन ने जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जोधपुर जेल में बंद लद्दाख के पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की शनिवार सुबह कड़ी सुरक्षा में एम्स जोधपुर में स्वास्थ्य जांच कराई गई, जहां गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग ने उनका विस्तृत हेल्थ चेकअप किया। ये जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुई है, क्योंकि पिछली सुनवाई में उनके वकील कपिल सिब्बल ने जेल के पानी से पेट की गंभीर समस्या होने की बात उठाई थी। एम्स की रिपोर्ट सोमवार 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी, जहां वांगचुक की याचिका पर अगली सुनवाई होनी है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। राज्य सरकार का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। बिहार पुलिस सीबीआई को सभी रिकॉर्ड और साक्ष्य सौंपकर सहयोग करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल का 2 दिवसीय दौरा शुरू किया है। कोलकाता पहुंचते ही उन्होंने भाजपा कोर कमेटी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर राज्य के राजनीतिक हालात, संगठन की रणनीति और चुनावी मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन और संगठनात्मक कार्यक्रमों में शामिल होने का भी कार्यक्रम तय किया गया। नारायणपुर में आयोजित बस्तर पंडुम के जिला स्तरीय कार्यक्रम में 12 विधाओं के जरिए आदिवासी कला, परंपरा, वेशभूषा, खान पान और लोक वाद्य यंत्रों की जीवंत झलक देखने को मिली। विभिन्न विकास खंडों से आए कलाकारों ने मंच और स्टॉलों के माध्यम से बस्तर और अबूझमाड़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सामने रखा, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और प्रशासन ने इसे नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने की दिशा में अहम कदम बताया।